तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज कंट्रोल इन वीएसआई। तो सबसे पहले ये समझो वोल्टेज कंट्रोल की जरूरत क्या पड़ती है वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में। ठीक है, तो इसका रियलाइजेशन वो कर सकते हैं उससे कि जिनके घर में इन्वर्टर होंगे और थोड़े से पुराने इन्वर्टर होंगे, दैट मीन्स मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होगी, कुछ अंदर मॉड्यूलेशन में दिक्कत होगी, इतना हम लोग को पता नहीं चलता है, इतना टेक्निकल आप नहीं जान पा रहे होगे। तो जैसे आप देखते होगे लोड बढ़ाते होगे इन्वर्टर के ऊपर, 1 फैन 2 फैन 3 फैन 4 फैन ऐसे लोड बढ़ाते होगे, ये रिकमेंडेड है कि विद इन द कैपेसिटी ऑफ इन्वर्टर। ठीक है, अब किसी के घर में 6 kVA का लगा हो सकता है, किसी के घर में 10 kVA का लगा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग। अगर आप उसके रेटिंग के अंदर लोड इंक्रीज करोगे तो जैसे जैसे आप रेटेड लोड की तरफ मूव करते हो तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, थोड़ा सा डाउन होता है। अगर कभी गौर किया होगा तो फैन की स्पीड थोड़ी सी डाउन होती है, फैन की स्पीड थोड़ी सी डाउन होगी, ज्यादा लोड बढ़ा दोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि हाँ यार अब फैन थोड़ा सा ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा धीरे चलने लगा है। वो क्यों होता है, पहले उसका रीजन समझते हैं, फिर हम लोग समराइज करेंगे कि वोल्टेज कंट्रोल की जरूरत क्या पड़ी थी। तो पहले समझते हैं कि वोल्टेज का ड्रॉप होता क्यों है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद वोल्टेज कंट्रोल की नीड को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे साइड में जगह बना लेते हैं, इतनी दूर में हो जाएगा हमारा डिस्कशन। ठीक है, इसी जगह साइड में हम लोग बना लेते हैं, इसी में हो जाएगा हमारा डिस्कशन। सपोज एक बैटरी लगी हुई है, सिंपल एक एग्जांपल है, लेकिन ये एग्जांपल आपको ये बता देगा कि कैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है। सिंपल एग्जांपल है, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक बैटरी है, सपोज एक इन्वर्टर की मॉडलिंग कर रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट मॉडलिंग नहीं है, एक रफ मॉडलिंग है समझने के लिए उसकी वर्किंग। पूरे सिस्टम का ये रेजिस्टेंस है जिसको बोल रहे हैं आर इंटरनल, और इस पे अभी हमने यहाँ पे लगा दिया है लोड, यहाँ पे हमने लगा दिया लोड। ठीक, आर आउटपुट वोल्टेज जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो इन दो टर्मिनल के बीच में कैलकुलेट करेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है कि अगर लोड के रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी करेंगे, लोड के रेजिस्टेंस को अगर हम लोग वेरी कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आने वाला है, बस क्विकली समझ में आ जाएगा। सपोज इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं कर सकते तो 1 ओम पे इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और अब हमें करना क्या है, लोड का रेजिस्टेंस करना है वेरी। तो लोड का रेजिस्टेंस हम लोग क्विकली अब वेरी करके देख लेते हैं, और यहां से हम लोग करेंगे अब कैलकुलेशन। ठीक है, एक मिनट नीचे देखने जगह होगी ना। ठीक है, इसको कर देते हैं इस साइड शिफ्ट, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, बाद में जब ये शेयर करेंगे तो ये आपको यहाँ से इरेज कर देंगे समझने के बाद। और इसको लेके आ जाते हैं थोड़ा सा अप साइड में, और यहाँ पे अब ये आउटपुट वोल्टेज वाले टर्म्स को कर देते हैं इरेज, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 में वेरी कर लेंगे, कोई 3 वैल्यूज पिक करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग अपना रिजल्ट ऑब्टेन कर लेंगे। तो 3 के लिए 3 सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लें क्विकली, हो जाएगा, हो गया। ठीक है, अब हम लोग अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सपोज आपने एक बार आरएल की वैल्यू, ठीक है, आपने आरएल की वैल्यू, हमारा मोटिव ये है कि हम आपको ये दिखाना चाहें कि कैसे लोड अगर हम लोग बढ़ाएंगे, लोड अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज के ड्रॉप में या आउटपुट वोल्टेज में क्या वेरिएशन आएगा। तो हमें लोड बढ़ाना है तो सबसे पहले पिक कर रहे हैं हम लोग, अगर 9 ओम का रेजिस्टेंस ले लें, 9 ओम का रेजिस्टेंस लोड का ले लें तो कैलकुलेशन हमारी इजी होगी। इस केस में आप यहाँ पे आई की वैल्यू जो बता दोगे वो कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे बता दोगे कि टोटल रेजिस्टेंस हो गया है 10 का, वोल्टेज है 20 का, तो दैट मींस जो करंट हमारी फ्लो करने वाली है वो करेगी कितनी, 2 एम्पियर की। ठीक है, और इस बेसिस पे अगर आप V आउटपुट बता दोगे तो 2 इंटू 19, दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज बताओगे, आउटपुट वोल्टेज आया 18 वोल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग कर दे रहे हैं सपोज 4 ओम का। ठीक है, ऐसे वैल्यूज पिक कर रहे हैं कि कैलकुलेशन इजी हो। इसके बेसिस पे यहाँ पे आप आई की वैल्यू क्या बता दोगे, टोटल रेजिस्टेंस हो गया है 5 का, वीएस है हमारा 20 का,
दैट मीन्स करंट हमारी कितनी हो जाएगी 4 एम्पियर की। प्लीज अगर कैलकुलेशन में गलती हो तो बता देना, अदरवाइज मेरे हिसाब से भी सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज आ जाएगा V आउटपुट I इंटू आर, दैट मीन्स 16 वोल्ट हो गया। इसके बाद अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग और कम कर दें, ये हो गया 2 ओम का, नहीं सॉरी 2 ओम से तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, 1 ओम का ले लेते हैं। तो 1 से टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2 का, 20 का वोल्टेज है, दैट मीन्स यहाँ पे करंट आप बताओगे कि सर हो गई 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर की। इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे वोल्टेज बताओगे तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा 10 वोल्ट का। ठीक है, तो जब हम लोग बोल रहे होते हैं कि हम सिस्टम पे लोड बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, सिस्टम पे लोड बढ़ा रहे होंगे, आई होप आपको ये आइडिया होगा कि हम लोग बात कर रहे होते हैं करंट के टर्म्स में। अगर सर्किट से करंट ज्यादा ड्रॉ हो रही है तो उसको बोलते हैं कि हमने सिस्टम पे लोड ज्यादा लगा दिया। रेजिस्टेंस से नहीं होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो लोड बढ़ा रहे हो, ये अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आप लोड घटा रहे हो। लोड का मतलब हमेशा ध्यान में रखना, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लोड का मतलब होता है करंट। जब भी हम बात करेंगे हम लोड बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है, इसको कहीं पे भी साइड में हाईलाइट कर लेना। अगर ये चीज नहीं पता है तो गड़बड़ है। लोड का मतलब है करंट। अगर हम बोलना है लोड हम बढ़ा रहे हैं तो दैट मीन्स करंट की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कर रहे हैं, डाउन। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, वो तो उसका म्यूचुअल इफेक्ट आता ही आता है कि ऐसा कर रहे हैं तो वो होगा ही होगा, कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट है। लेकिन मेजरली क्या है हमारा, करंट हम बढ़ा रहे होते हैं लोड को। तो अब यहाँ पे गौर करो, पहले करंट सर्किट में 2 एम्पियर की थी, आउटपुट वोल्टेज आया 18। फिर लोड हमने बढ़ाया, लोड कर दिया 2 से 4 एम्पियर का, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया 16। फिर हमने लोड बढ़ा के कर दिया 10 एम्पियर का, तो यहाँ वोल्टेज कितना हो गया 10 वोल्ट। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो हम लोग ऐसा तो कोई सिस्टम डिजाइन नहीं करेंगे कि उसको बोल दो कि भैया ये इन्वर्टर, इस पे केवल एक ही पंखा चलाना, 2 चलाओगे तो बिल्कुल खराब चलेगा। ऐसा नहीं होता है। आप बताते हो उसको कि भैया ये 600 केवीए का इन्वर्टर है, दैट मीन्स अगर आप 600 केवीए तक का लोड इस पे लगा दोगे तो वोल्टेज अक्रॉस दी लोड टर्मिनल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये प्रॉब्लम हमें एक्चुअली डील करनी पड़ती है प्रैक्टिकल सर्किट में। अब ये हो क्यों रहा है, होता इसलिए है कि यहाँ पे ये जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, जब भी हम सिस्टम डिजाइन करेंगे तो ऐसा तो है नहीं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कर सकते हैं, उसको मिनिमम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। तो ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस की बात करें या इंपिडेंस की बात करें, उसके क्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा ही होगा। तो जैसे इस केस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वोल्ट का ड्रॉप है, इसलिए सोर्स वोल्टेज से 2 वोल्ट निकलने के बाद 18 बच रहा। यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा और यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा। तो दैट मीन्स हो क्या रहा है, जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो इंटरनल ड्रॉप बढ़ता है, सिस्टम में इंटरनल लॉस बढ़ता है, उसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो अब हम लोग करते क्या है, ये जो वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है आउटपुट साइड में 18 से 16, 16 से 10, तो आपको करना क्या, इसको कांस्टेंट रखना है। आप बोल दो कि नहीं 16 वोल्ट पे हम कांस्टेंट रखेंगे, 18 पे ही रखेंगे, 10 पे रखेंगे, लेकिन ये वैल्यू आपको कांस्टेंट रखनी है। आप चाहे लोड उस पे 1 एम्पियर का लगाओ, 10 एम्पियर का लगाओ, 20 एम्पियर का लगाओ, लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है कि विद इन द लिमिट लगाओ। तो इस चीज को डील करने के लिए हमें करना क्या होता है, इस चीज को डील करना है, और इसके लिए जो वोल्टेज हमें आउटपुट में कांस्टेंट मेंटेन रखना है, उसके लिए जरूरत पड़ती है हमें वोल्टेज कंट्रोलिंग वीएसआई। ठीक है, ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए नीड है वोल्टेज कंट्रोलिंग वीएसआई। इसका जो अनदर एडवांटेज है वो थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे। तो वोल्टेज कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग, 2 मेथड हैं, एक एक्सटर्नल कंट्रोल है और एक इंटरनल कंट्रोल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंट्रोल में देखो हम लोग करेंगे क्या, मोटिव हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को आउटपुट टर्मिनल पे कांस्टेंट मेंटेन करना। अगर लोड रेटिंग के अंदर लग रहा है, ठीक है,
तो सबसे पहले हमारे पास एक क्या है, एक इन्वर्टर ले ले हम लोग, फिक्स डीसी जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है इन्वर्टर के थ्रू लेके आए। तो इन्वर्टर हमारा क्या करेगा, इन्वर्टर उस केस में क्या करेगा, पहले आपको फ्रीक्वेंसी फिक्स करके दे देगा। एक वोल्टेज लेवल होगा, वो कुछ भी होगा, वो आपको कंसीडर नहीं करना अभी, वो फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देगा कि भैया 50 हर्ट्ज हमने बना दी। अब जो वोल्टेज का ये फ्लक्चुएशन हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन दी लोड 18, 16, 10 वोल्ट, इसको डील करने के लिए हम लगा देंगे एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या करेगा, लोड से फीडबैक लेगा कि कितना लोड लगा है, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज को कांस्टेंट जो भी आप डिसाइड करोगे उसको मेंटेन रखेगा। तो एक इन्वर्टर हो गया और एक एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो ये दो यूनिट लगा के इन दोनों को कैस्केड करके ये जो प्रॉब्लम आ रही थी इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। सेकेंड अप्रोच ये है कि जैसे आपके पास एसी में अगर सिंपली आपको बोला जाए वोल्टेज लेवल स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है, तो आपके पास कौन सी डिवाइस है, तो आप बोलते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर है, दैट मीन्स वो इजिली सिंगल फेज या 3 फेज की बात कर रहे हैं, वो इजिली स्टेप अप या स्टेप डाउन बात कर रहा है। अब ट्रांसफार्मर के फॉर्म में नाम सुनते ही ये मत सोच लेना कि हम लोग यहाँ ऑप्टिमस प्राइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल जो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करते हैं ट्रांसफार्मर, उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी तक ये जो हमारा एक टॉपिक है सेकेंड यूनिट का चॉपर, ये अभी अनटच है, ये अभी हम लोगों ने टच नहीं किया है। इसकी वर्किंग क्या है इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, बस आप इतना अभी के लिए फिलहाल समझ लो, एसी के केस में जो काम ट्रांसफार्मर करता है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन इजिली कर देता है विदाउट एनी हार्मोनिक जनरेशन, सेम एज डीसी के केस में अगर आपको वोल्टेज लेवल स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो वो काम करता है चॉपर का सर्किट। ये पूरा एक सर्किट डिजाइन होता है, ये आप पढ़ोगे, ये पूरा खत्म होने के बाद चॉपर ही हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ोगे। तो जैसे एसी के केस में ट्रांसफार्मर वर्क करता है जस्ट लाइक फॉर डीसी, हम लोग एक ट्रांसफार्मर की तरह वर्क कराने वाला सर्किट हमारे पास चॉपर है जो वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों कर सकता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, चॉपर सर्किट। पहले ये पहले ही डील कर लेगा वोल्टेज लेवल हमें क्या मेंटेन करना है फीडबैक लेके लोड से, पहले डील कर लेगा। तो वोल्टेज लेवल की जो प्रॉब्लम थी वो आपने हटा दी, फिर आपने इन्वर्टर लगा दिया, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, वोल्टेज लेवल आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया था और फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से फिक्स कर दोगे, तो आउटपुट में आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। अब बात कर रहे हैं इसके डिसएडवांटेज की। इस अप्रोच का डिसएडवांटेज क्या है, इसमें यूनिट कितनी यूज कर रहे हो आप। इन्वर्टर तो आपकी मजबूरी है यूज करना क्योंकि डीसी को एसी में बदलना है, साथ में एडिशनल कैस्केडिंग आप किसकी कर रहे हो, एसी वोल्टेज कंट्रोलर की या चॉपर की। दैट मीन्स जो सर्किटरी बता रहे हो उसमें नंबर ऑफ स्टेज आप बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ सर्किटरी आप बढ़ा रहे हो। अगर नंबर ऑफ सर्किटरी या नंबर ऑफ स्टेज बढ़ेंगी तो दैट मीन्स साइज ऑफ द सर्किट, साइज ऑफ द सिस्टम आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो बल्कि होगा। और एडिशनल स्टेज एडिशनल सर्किट जो होगा वो एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व करेगी। दैट मीन्स जो आप डिजाइन करोगे वो एक तरीके से प्रैक्टिकली, वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अनइकोनॉमिकल होगा, वो इतना महंगा हो जाएगा कि कंज्यूमर उसको परचेज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो हम डिजाइन कर रहे होते हैं वो टारगेट बेस होता है कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसी कोई चीज डिजाइन करें तो वो सेल भी तो हो, अदरवाइज डिजाइन करने का क्या फायदा, ऐसी कौन सी चीज डिजाइन करोगे जो सेल ही नहीं होगी। तो यहाँ पे साइज बल्कि हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, पता चला इतना बड़ा इन्वर्टर लेके आ रहा, छोटे से घर में इंस्टॉल करने की जगह नहीं बन रही है। तो ये सारी कंस्ट्रेंट है, तो एक्सटर्नल कंट्रोल कभी भी हम लोग यूज नहीं करते, अवॉइड करते हैं एक्सटर्नल कंट्रोल यूज करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे क्या पास बच रहा है, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में हम लोग बेसिकली करते क्या है, ये ड्रॉबैक जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये लिखा हुआ है, अब आ रहे हैं हम लोग इंटरनल कंट्रोल पे। इंटरनल कंट्रोल कैसे करते हैं उससे पहले हम लोग इसका एडवांटेज देख लेते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, जो आपका इन्वर्टर है उसकी जो सर्किटरी आपने यूज की है विद इन द सर्किट हम लोग वोल्टेज कंट्रोल कर लेंगे फीडबैक लेके आउटपुट से। दैट मीन्स कोई एडिशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर कोई एडिशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं है दैट मीन्स कॉस्ट सीधे सीधे बच गई, साइज रिड्यूस हो गया। तो ये दो चीज तो हमारे क्या है, सिंपल है। अब इंटरनल वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए हम लोग करते क्या है, पल्स का मॉड्यूलेशन करते हैं। ये अभी बस 2 मिनट हैंग करो, समझ में आ जाएगा पल्स का मॉड्यूलेशन क्या कर रहे हैं।
पल्स का मॉड्यूलेशन करते हैं, और पल्स के मॉड्यूलेशन से एडवांटेज फर्दर एड ऑन क्या होता है हमारा, हम कुछ लोअर ऑर्डर की हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। लोअर ऑर्डर की हार्मोनिक्स किस केस में कितनी होती है, ये डिपेंड करता है आप सिंगल फेज सिस्टम यूज कर रहे हो, 3 फेज सिस्टम यूज कर रहे हो, इस तरीके से। यहाँ पे जो बार बार हम लोग थर्ड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक बोल रहे हैं, इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ये है, या तो जब मशीन में आपने पढ़ा होगा क्रॉवलिंग, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक टॉपिक था क्रॉवलिंग, वहां पे ये चीज कवर हुई होगी, या पावर सिस्टम एनालिसिस जब आपने पढ़ा होगा, जब आपको पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क पढ़ाया गया होगा, तो वहां से एक बार आपको आइडिया डेवलप हो जाना चाहिए। जो पॉजिटिव सीक्वेंस बोलते हैं कंपोनेंट, बेसिकली ये होते क्या हैं, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट बोलते हैं बेसिकली होते क्या हैं, जीरो ऑर्डर वाले जो बोलते हैं जीरो सीक्वेंस, ये बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो ये फर्स्ट होंगे, सेवंथ होंगे, इसके बाद 11th होंगे, इसके बाद ये 15 वाले, इस स्टेप से जो काउंटिंग हो रही होती है, ये सब आपके बनते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस। अगर आपने किया होगा, इनका फेस डायग्राम बनाया होगा, देखा होगा ये कैसे मूव कर रहे होते हैं। निगेटिव सीक्वेंस वाले ये सारे ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, निगेटिव सीक्वेंस वाले, जैसे 5 हो गया, फिर आपका 5 के बाद 7 नहीं पड़ेगा, 9 नहीं पड़ेगा, 11 हो गया, इस तरीके से ये निगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जीरो सीक्वेंस वाले का वेक्टर बनाया होगा तो फ्लैट बनाया होगा। तो जो जीरो सीक्वेंस होता है वो ट्रिपलेट हार्मोनिक्स ही होती हैं, जो जीरो सीक्वेंस होती हैं वो ट्रिपलेट हार्मोनिक्स ही होती हैं। दैट मींस थर्ड हार्मोनिक, सिक्स हार्मोनिक्स, नाइन्थ हार्मोनिक्स। यहाँ पे हम लोग हार्मोनिक्स के फॉर्म में डील कर रहे होते हैं, पावर सिस्टम एनालिसिस में आप इसको जीरो सीक्वेंस के फॉर्म में डील कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर ऑर्डर जो हार्मोनिक्स बार बार यूज कर रहे हैं, सिंगल फेज में थर्ड हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी। लेकिन जैसे हम लोग 3 फेज सिस्टम की बात करेंगे, तो 3 फेज सिस्टम में जो सबसे कम लोअर ऑर्डर की हार्मोनिक्स होती है, उसकी वैल्यू होती है 6k+1 से स्टार्ट होती है। तो बस अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि इंटरनल एडवांटेज, इंटरनल कंट्रोल कैसे कहते हैं, पल्स को मॉड्यूलेट करते हैं, उस मॉड्यूलेशन करने की वजह से हम कुछ लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर देते हैं, और इसके बाद जो हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स हैं उनको फिल्टर लगा के रिड्यूस कर देते हैं। हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स के लिए फिल्टर डिजाइन करना इजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू लोअर ऑर्डर। तो अब इंटरनल वोल्टेज मॉड्यूलेशन करके कैसे हैं, क्या मेथड है, उसके 3 मेथड ग्रेजुएशन लेवल पे आपको पढ़ने हैं। सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन और साइनोसोडल पल्स मॉड्यूलेशन। ये एक बेसिक टेक्निक है, मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए। प्रैक्टिकली आजकल मॉडर्न डेज में हम इनमें से कोई भी टेक्निक यूज नहीं करते हैं मॉड्यूलेशन करने के लिए। जो इन्वर्टर आज आप यूज कर रहे हो, इनमें से कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये बस आपको एक बेसिक आइडिया देंगे कि इन्वर्टर के अंदर होता क्या है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल में हमें यही पढ़नी है, तो हम इसी से डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन। तो सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में देखो करेंगे क्या, अभी तक सिंगल फेस रेक्टिफायर में हम लोगों ने पढ़ा क्या था, जो हमारी वेवफॉर्म थी 0 से t/2 के लिए, सॉरी 0 से 2/2 के लिए, यहाँ पे वोल्टेज लेवल कितना आ रहा था, Vs। अनदर t/2 के लिए हमारा वोल्टेज लेवल जो हम लोग ऑब्टेन कर रहे थे वो आ रहा था -Vs। दैट मीन्स अगर हम लोग पल्स की विड्थ की बात कर रहे हैं, पल्स की विड्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि अभी तक जो हमने पढ़ी थी उसमें पॉजिटिव पल्स की विड्थ थी पाई, नेगेटिव पल्स की भी विड्थ कितनी थी, पाई, ठीक है। अगर हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ठीक है, तो ये विड्थ हमारी थी। तो सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में करेंगे क्या, ये जो आपको पूरी पॉजिटिव विड्थ दिख रही है या निगेटिव विड्थ दिख रही है, जो पॉजिटिव विड्थ आपको ये पूरी दिख रही है, इसको मॉड्यूलेट करेंगे, इसको कम या ज्यादा करेंगे। कम या ज्यादा कैसे करेंगे, ये डिपेंड करेगा लोड कम है या ज्यादा है। लोड ज्यादा है तो विड्थ ज्यादा होगी, लोड कम है तो विड्थ कम होगी। तो हमने क्या किया है, इसको मॉड्यूलेट कर दिया है। मॉड्यूलेशन जो होगा पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों साइकिल में सिमेट्रिकल होगा, विड्थ सेम रहेगी,
ये सेम डिस्टेंस रहेंगी, मॉड्यूलेशन क्या होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। तो हमने विड्थ को पाई ना यूज करके इन जनरल एक टर्म दे दिया है 2D। अब लोड अगर कम होगा तो विड्थ कम होगी, लोड अगर ज्यादा होगा तो विड्थ हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये होता है हमारा सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन की विड्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लोड रिक्वायरमेंट, हम लोग विड्थ को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, कम या ज्यादा कर रहे हैं। तो ये जो आपका आउटपुट आया है सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन का, ठीक है, SPM का, इसका अगर आउटपुट वोल्टेज आपको निकालने को बोला जाए, अभी भी ये जो वोल्टेज लेवल है ये VS है और ये -VS है, तो एरिया वाले फार्मूले से निकालोगे तो इसका आउटपुट जो आ जाएगा वो आ जाएगा V आउटपुट VS √2D/5। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी देर कंडक्ट कर रहा है, कितना टाइम पीरियड था √, लेके, या आप सिंपली वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो फार्मूला लगा के RMS वैल्यू, ठीक है। ये आ जाएगा VS √2D/5। यहाँ पे गौर करोगे D की वैल्यू पे डिपेंड करेगा हमारा आउटपुट वोल्टेज। D की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 2D की वैल्यू पाई कर दी, 2D की वैल्यू पाई कर दी, तो जो आउटपुट का RMS आएगा किसके इक्वल हो जाएगा, VS के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, हमारा लोड बढ़ने के ही वजह से तो ये हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा था, तो लोड कम होगा या ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, विड्थ कम या ज्यादा कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये वर्क तभी करेगा जब आप लोड विद इन द लिमिट लगाओगे, जिस डिजाइन किया है जिस लिमिट के लिए इन्वर्टर, दैट मीन्स अगर 6 kVA का इन्वर्टर है तो ये टेक्निक तभी वर्क करेगी जब आप उस पर 6 kVA का लोड लगाओगे। तो होगा क्या, 6 kVA में अगर मान लो उसकी करंट रेटिंग आपको निकालनी है, वोल्टेज 220, तो आप उससे निकाल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 या 3 एम्पियर की करंट फ्लो करा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो आप 0 एम्पियर की भी करा सकते हो, 2 एम्पियर की भी करा सकते हो, दोनों एम्पियर की करंट फ्लो करा सकते हो, तो 1 एम्पियर की भी करा सकते हो। तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, जो मैक्सिमम करंट 6 kVA का इन्वर्टर आउटपुट में दे सकता है वो क्या है, मान लो 3 एम्पियर। तो जब 3 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी आउटपुट से, तो पल्स की विड्थ कितनी होगी, मैक्सिमम, दैट मींस पाई। और जब 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी तो उस समय पाई से कुछ कम होगी, कितनी होगी वो ऑटोमेटिकली हमारा जो नेटवर्क होता है वो फीडबैक के थ्रू कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। वो कैसे करता है, ये मॉड्यूलेशन टेक्निक में कैसे मॉड्यूलेशन रियलाइजेशन करते हैं, रियलाइज करते हैं, कैसे आउटपुट वेवफॉर्म आता है, ये हम लोग लास्ट में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या है कि जो मैक्सिमम करंट है उसके लिए विड्थ मैक्सिमम होगी, और फिर करंट की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी उसके अकॉर्डिंग विड्थ हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, ये जो सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन की वेव फॉर्म आ रही है क्वासी स्क्वायर टाइप की कटी हुई हर जगह से, इसका करना है फोरियर एनालिसिस। तो जब इसका फोरियर एनालिसिस करोगे तो ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा आपका फोरियर एनालिसिस का 4VS/n पाई साइन n पाई/2 साइन n d साइन n ओमेगा t, ठीक है। इसका ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है कि ये सारे जितने भी हम लोगों ने फोरियर एनालिसिस पढ़े हैं सारे एक्सप्रेशन याद करना, ये सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा करने के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, 4VS/n पाई साइन n पाई/2 साइन n d साइन n ओमेगा t, ये इसका आउटपुट आ गया nth हार्मोनिक्स के केस के लिए। अब जब ये एक्सप्रेशन आ गया है तो आप फंडामेंटल, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स कोई भी नंबर ऑफ हार्मोनिक्स पूछेगा तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट रहेंगी, वो हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, क्यों रहेंगी क्यों नहीं रहेंगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे वो एब्सेंट है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, हार्मोनिक्स एनालिसिस करना है इस सर्किट का, तो ऑलरेडी हम करके चुक चुके हैं। अगर आपसे कभी ये पूछे nth हार्मोनिक्स की आरएमएस वैल्यू बताओ, nth हार्मोनिक्स की आरएमएस वैल्यू बताओ, तो आपको ये पता है ये जो पूरा टर्म्स है 4VS n पाई साइन n पाई/2 साइन n d, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे Vm की तरह। ये हमने लिख दिया Vm, और साइन वाले टर्म का फैक्टर जो होता है आरएमएस का 1/√2, ये लिख दिया 1/√2। तो यहां से हमारा आ जाएगा nth हार्मोनिक्स की आरएमएस वैल्यू। जब फंडामेंटल की पूछेगा तो फंडामेंटल की जब ये पूछेगा तो आपको करना क्या है, n की जगह पुट कर देना है 1,
n की जगह आपको क्या कर देना है, 1 पुट कर देना है। n की जगह आप कर दोगे 1 पुट, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा फंडामेंटल के आरएमएस वैल्यू। फिर आउटपुट की आरएमएस निकालोगे तो ऑलरेडी हम लोग ये निकाल चुके हैं, vs अपॉन अंडर रूट 2d अपॉन पाई। फिर जब g की वैल्यू निकालोगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगी, वही है कि फंडामेंटल डिवाइडेड बाय आउटपुट करोगे, जो एक्सप्रेशन आएगा वो लिख दोगे, टीएचडी निकालोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, वहां पे बस एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है। अब देखो होगा क्या, अगर आपको याद हो सिंगल फेज के केस में जो हम लोगों ने टीएचडी कैलकुलेट की थी फॉर स्क्वायर वेवफॉर्म, तो ये थी 48.34%, ठीक है, 48.34% आई थी। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर विड्थ को, अगर हम लोग यहाँ पे विड्थ को 2D जो विड्थ लेके चल रहे थे 2 पाई बाई 3 कर दें, दैट मीन्स 120 डिग्री यूज करें विड्थ इंस्टीड ऑफ 180 डिग्री, तो उसके हिसाब से जो टीएचडी निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 31%। दैट मीन्स हो क्या रहा है, सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन में विदाउट एनी एडिशनल सर्किटरी, विदाउट एनी एक्सटर्नल फिल्टर, आपने क्या किया है, केवल विड्थ को चेंज करके, केवल विड्थ को चेंज करके जो हार्मोनिक्स या टीएचडी का लेवल है वो 48 से 31 पे लेके आ गए। और जबकि केवल एक बेसिक टेक्निक जो सबसे सिंपल है उसको हमने यहाँ पे यूज किए, तो लेवल हमने कितना कर दिया है, 48 से 31%, ठीक है। ये इसका मेजर एडवांटेज होता है। हाउएवर जो मेन डिसएडवांटेज ये है कि जब आप हार्मोनिक्स रिड्यूस करने के लिए विड्थ चेंज करोगे तो आउटपुट वोल्टेज भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। ये इस टेक्निक का मेजर डिसएडवांटेज है, इसलिए हम लोग इस टेक्निक को छोड़ के दूसरी टेक्निक पे जाते हैं। फिर जो दूसरी टेक्निक पढ़ेंगे मल्टीपल पल्स मॉड्यूलेशन, उसका कुछ डिसएडवांटेज होगा, फिर हम लोग तीसरी पे जाएंगे। इस तरीके से हम लोग चेंज करते करते आज की डेट में कई सारी हमारे पास टेक्निक हैं जिसको हम लोग यूज करके मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है, क्वेश्चन आपसे ये बोल दिया जाएगा कि सिंगल फेज हार्मोनिक्स में, सॉरी सिंगल फेज इन्वर्टर में आपको थर्ड हार्मोनिक्स एलिमिनेट करनी है विद द हेल्प ऑफ सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन, तो क्या विड्थ आप रखोगे, कितनी विड्थ कर दें कि थर्ड हार्मोनिक गायब हो जाए, फिफ्थ हार्मोनिक गायब हो जाए, सेवंथ हार्मोनिक गायब हो जाए इन केस ऑफ सिंगल पल्स मॉड्यूलेशन। तो अब हमें इसी को करना है, इसी टॉपिक को पढ़ना है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग अपना क्लोज कर रहे हैं डिस्कशन, ठीक है। ये खत्म होने के बाद हम लोग बी सेक्शन के इक्वल हो जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। हार्मोनिक्स एलिमिनेशन हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इसको पढ़ने के लिए, हार्मोनिक्स एलिमिनेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको किसका आइडिया होना चाहिए, हार्मोनिक्स एनालिसिस का या एक्सप्रेशन का। इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इसी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ये यहाँ पे कर दिया। इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लें स्पेस क्रिएट करने के लिए, इनकी जरूरत नहीं है, आप इनको हटा दो, ठीक। अब जो है नीचे कितना स्पेस है, मल्टीपल स्टार्ट होगा, चलो इतनी दूर में करना है, इसी में करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको एलिमिनेट करना है थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। इसके लिए हमें बताना है पल्स विड्थ हम कितनी रखेंगे, ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है चीजें कि थर्ड हार्मोनिक्स अगर एलिमिनेट करनी है तो पल्स की विड्थ हमें क्या रखनी है, ठीक है। पल्स की विड्थ हम लोग क्या रखें कि थर्ड हार्मोनिक्स हमारी क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले थर्ड हार्मोनिक्स का फोरियर एनालिसिस लिखोगे, दैट मींस एक्सप्रेशन लिखोगे, तो ये हो गया 4vs अपॉन 3 पाई साइन 3 पाई बाई 2 साइन 3d साइन 3 ओमेगा टी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर थर्ड हार्मोनिक्स जीरो करना है तो दैट मींस V0O3 की वैल्यू क्या करनी है आपको, जीरो करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे जीरो कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा फिर से एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास V0O3 क्या है,
4 vs अपॉन 3 पाई साइन 3 पाई बाई 2 साइन 3d साइन ओमेगा टी। आप इनमें से देखो आप किसको जीरो कर सकते हो, वेरी क्या कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू का है, इसमें हम लोग कुछ चेंज ही नहीं कर सकते। कोई वेरिएबल हो तभी तो उसकी वैल्यू वेरी करके इसको जीरो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। साइन 3 ओमेगा टी ये वेरिएबल है, इसको भी जीरो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ वेरिएबल नहीं मिल रहा। ठीक है, अनटिल अनलेस ये पाई और 2 पाई 3 पाई के फॉर्म में ना जा रहा हो तो ऑटोमेटिक जीरो नहीं होगा। ओवरऑल यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, डी। ठीक है, अगर डी को हम लोग वेरी करें, डी को अगर हम लोग वेरी करेंगे तो हम लोग v03 को क्या कर सकते हैं, जीरो। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जीरो करने के लिए क्या करोगे आप, अगर आप साइन 3d की वैल्यू क्या कर दो, जीरो। साइन 3d की वैल्यू जीरो करने का मतलब अगर आप इसको जीरो कर दो तो दैट मीन्स 3d किसके मल्टीपल में होना चाहिए, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो एंड सो ऑन। तो अगर आप इस तरीके से कर दो ये एक्सप्रेशन 3d वाला, ये पाई का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, दैट मीन्स 3t की वैल्यू पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, VO03 वाला टर्म्स जीरो हो जाएगा। जीरो होने का मतलब कि जो आउटपुट आएगा उसमें थर्ड हार्मोनिक्स नहीं आएंगे। लेकिन पल्स विड्थ जब पूछेगा तो आपसे पूछ क्या रहा है, 2D के फॉर्म में, और ये किसके फॉर्म में है, 3D के फॉर्म में। तो 2D हमारा क्या है, 2D की वैल्यू अगर इससे एक्सप्रेशन से निकालेंगे तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 पाई बाई 3 एंड सो ऑन। अब इसमें से कौन सी वैल्यू आप पिक करोगे, कौन सी वैल्यू आप नहीं पिक करोगे, ये कैसे डिसाइड करोगे, तो ये आप डिसाइड करोगे कैसे, आपको ये पता है कि पल्स की विड्थ आप पाई से ज्यादा नहीं कर सकते। ये जो पल्स की विड्थ है ये पाई से ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो फिर आप इसमें देखोगे कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो पाई से ज्यादा हो रही है। इसको अगर आप देखोगे तो ये ग्रेटर देन क्या हो रही है, पाई। तो दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी, इनको आपको यूज नहीं करना है। तो दैट मीन्स यहाँ से 2d की वैल्यू आई 2 पाई बाई 3। दैट मीन्स अगर आपने पल्स की विड्थ 120 डिग्री कर दी तो सिस्टम के आउटपुट से सिंगल फेज इन्वर्टर में आपका थर्ड हार्मोनिक्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, अगर विड्थ 120 डिग्री आप कर रहे हो। बस लास्ट डिस्कशन हमारा क्या है, क्विकली बस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए, उसको करना इसलिए जरूरी है कि वहां पे एक कॉन्सेप्ट और आएगा, उसको डिस्कस कर लें। अगर हमें एलिमिनेट करना हो, एलिमिनेट करना हमें फिफ्थ हार्मोनिक, बस 5 मिनट और लगेगा, इसके बाद ओवर। ठीक है, इस केस में हमें बताना है कि आपकी जो पल्स विड्थ होगी वो कितनी होगी। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे बताना है कि अगर एलिमिनेट करनी हो हमें फिफ्थ हार्मोनिक्स, तो जैसे देखो थर्ड हार्मोनिक्स रिड्यूस करनी थी तो 3D किसके इक्वल होना चाहिए था, पाई 2 पाई 3 पाई। तो डायरेक्टली अब यहाँ पे ऐसे ही लिख दे रहे हैं कि 5D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5D की वैल्यू पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो और 5 पाई हो एंड सो ऑन। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक, तो 2D की जो आप वैल्यू यहाँ से निकालोगे वो कितनी हो जाएगी, 2D की वैल्यू 2 पाई बाई 5, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई बाई 5, ये हो जाएगा 6 पाई बाई 5, ये हो जाएगा 8 पाई बाई 5 एंड सो ऑन। इसमें फिर आप पहले सबसे पहले जज करना है कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो पाई से बड़ी हैं। यहाँ पे आप ये देखोगे कि यार यहाँ से ये जो वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ के बाद ये जो वैल्यूज सारी आएंगी ये ग्रेटर देन क्या होंगी, पाई। दैट मीन्स इनको तो हमें लेना ही नहीं है। तो हमारे पास यहाँ तो पल्स की विड्थ 2 बच रही है, 2 पाई बाई 5 और 4 पाई बाई 5। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर विड्थ आप पल्स की
अगर पल्स की विड्थ आप 2d/5 कर दोगे, ठीक है, 2d/5 कर दो, दैट मीन्स 2d/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, शायद 44 आता होगा, एक बार कैलकुलेट करके देख लो, कोई जल्दी से बता दो अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो। 180 और हो जाएगा 2 तो हो गया 360 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 5, सॉरी 72 आएगा, ठीक है। ये 72 आएगा, ये वैल्यू तो खैर याद है, ये वैल्यू आएगी 144। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको। हाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा तो 174 आ जाएगी, ठीक है ठीक है। तो दैट मीन्स वहां पे ये ध्यान में रखना, ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। थर्ड हार्मोनिक्स 120 डिग्री, फिफ्थ हार्मोनिक्स रिड्यूस करने के लिए या तो आप 72 कर दो विड्थ या 144 कर दो। इसके आगे का ये डिस्कशन यार, डिस्कशन है या आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है यार, 72 करेंगे तो वोल्टेज बहुत कम हो जाएगा, 144 करेंगे तो वोल्टेज ठीक रहेगा, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं। वहां एमसीक्यू में पूछा जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक्स रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सी पल्स विड्थ पॉसिबल है, तो आपको 72 और 144 दोनों टिक करना है, ठीक है, दोनों ही टिक करना है, इस तरीके से वहां पे क्वेश्चन मिलेगा। हाँ अब 72 ऑप्शन है 144 नहीं है तो आपको 72 टिक करना है, 144 ऑप्शन है 72 नहीं है तो 144 करना है, लेकिन अगर दोनों है तो फिर दोनों टिक करना है। यहाँ क्या वोल्टेज लेवल हो रहा है क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन ये पूछा है कि फिफ्थ हार्मोनिक्स एलिमिनेट होगी कि नहीं होगी, तो 72 और 144 से होगी तो दोनों ऑप्शन टिक करने हैं, उसके क्या फर्दर एडवांटेज है डिसएडवांटेज है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सेवंथ हार्मोनिक्स का भी आ सकता है, नाइन्थ का भी आ सकता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टैकल करना है। तो हम लोग का जो डिस्कशन है अब फिलहाल आज के लिए यहाँ पे ओवर हो रहा है, इसके आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे,